I'll start with the doubts first. Okay. So पहले हम डाउट से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि तुम्हारे टेस्ट का भी एक छोटा सा प्रिपरेशन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा. So 1 minute. Let me start. Okay, you have a problem in these questions. Let me go with those questions. This was discussed. Okay. चलो देखो एक क्वेश्चन तो ये है 3 आइडेंटिफाइड हाइड्रोजन एज अ लिमिटेड. कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए? देखो सब लोग, आई थिंक ये तो सबसे हो जाना चाहिए इसमें. This question I've done. Then why you are asking me in doubts now? I have different questions. Shall I discuss this? ये वाला कि नहीं? ये किसका डाउट है? In this reaction you have to find the limiting reagent. किसका डाउट है? नहीं बताओगे तो फिर नहीं डिस्कस करेंगे ना बेटा. ओनक तो करना पड़ेगा. किसका डाउट है? नहीं पता. कम ऑन. ठीक है फिर एंड में बोलना. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो अभी डाउट में पूछा है. ये क्वेश्चन अच्छा है, सब लोग ट्राई करो. व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन? व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing obtained by mixing 100 ml of 0.2 m H2SO4 and 100 ml of 0.2 m NaOH. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है. वुड यू लाइक टू डिस्कस सॉल्व इट फर्स्ट एंड देन, या मैं उसको मैं ही सॉल्व करके बताऊं? क्या करना चाहिए? वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई? Yes, ma'am. Girls, Solve it. would you like to give a try to this question? Do you want to give a try? बेटा क्वेश्चन का आंसर तो करो, yes or no. Yes, ma'am. Okay, okay. Giving you 2 minutes. Try it out. Mentally सोचो कि तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, and then देखते हैं कि हमने जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा. फाइन. तो देखो जब भी तुम्हें कोई डाउट आया करे तो तुम ऐसे सोच लिया करो, मतलब तुम्हें ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है. एम आई ऑडिबल? एंड यू पीपल आर लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. Yes, देखो ma'am. हमने जो चैप्टर पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हम लोग उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो उसमें यूज ऑफ परसेंटेज था, जिसमें हमने परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऐसा एक पार्ट पढ़ा था. याद आया? Yes, ma'am. फिर हमने एक पार्ट पढ़ा था जिसमें सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट मोल कॉन्सेप्ट. मोल को वेरियस टर्म्स में कन्वर्ट करने वाला पार्ट था. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट था. तो तुम्हें ऐसे सोचना है, ठीक है? यू हैव टू डू इट इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर स्टक इन अ क्वेश्चन, बिकॉज देखो आईआईटी तो हर बार नया क्वेश्चन लेके आएगा, नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा, बट होगा तो सिलेबस से ही. तो हमें लगाना है, नहीं लगाना है, कैसे क्या करना है, उसका अप्रोच जो है वो ऐसे स्टार्ट होता है. फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग और सोचते हैं. फिर हमने और क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट स्टोइकियोमेट्री एंड देन वी स्टडीड अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स. तो अब ये जो चैप्टर था बेसिकली इनमें 4 ये मेन टॉपिक्स हुआ करते थे. अब इनमें से तुम बताओ चूज कर करके कि कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन रिलेटेड है. Concentration. इतना तक तो हमने पहुंच गए, मतलब अब हमें इन तीनों के बारे में नहीं सोचना है. अब कंसंट्रेशन टर्म से मैंने तुमको इसीलिए मैं कैटेगरी करके बताती हूँ तुम्हें. एक तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने बोला था वेट दिया होगा, वॉल्यूम दी होगी, तुम्हें बोलेंगे मोलारिटी वगैरह निकालना है. एक टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं? मैंने तुम्हें बोला था कन्वर्जन. मोलारिटी दी होगी, मोलारिटी निकालने को बोलेंगे या मोल फ्रैक्शन निकालने को. एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक रिएक्शन हो रही होती है, स्टोइकियोमेट्री. और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आते हैं मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन से. सो अब खुद से देख के बताओ, रीड करो, तो ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है क्वेश्चन हमारा?
मिक्सिंग एंड Mixing and मिक्सिंग एंड dilution. डाइल्यूशन, ठीक है। बट मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, मिक्सिंग का एग्जांपल दिया था ना, हम लोग रूह अफ़ज़ा लेके आते हैं और फिर उसमें पानी डाल देते हैं, या फिर 2 रूह अफ़ज़ा के वो बना दिए और उनको दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब भी हम मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि सॉल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम या डिफरेंट। मिक्सिंग का जब करते हो तो सॉल्यूट क्या होता है, रूह अफ़ज़ा को रूह अफ़ज़ा से मिक्स करते हो ना, ऑरेंज एंड रोज फ्लेवर नहीं मिक्स करते हो ना। यस टेल मी, सो टेल मी, डोंट यू थिंक मिक्सिंग तभी पॉसिबल है, मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तब पॉसिबल है कि सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सेम नो सेम होना चाहिए, या फिर अगर 2 डिफरेंट सॉल्यूट्स भी हैं तो वो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट्स होने चाहिए। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? यस Yes, ठीक है। ma'am. बट हमारे सॉल्यूट देखो कैसे हैं, डिफरेंट है या सेम है, Different. मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और क्या ये नॉन रिएक्टिंग है या रिएक्टिंग है? Reacting. रिएक्टिंग React- इसका मतलब है कौन, कंसंट्रेशन टर्म का तो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से भी किसका है, स्टोइकियोमेट्री का है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री डील्स विद केमिकल रिएक्शन एंड दीस टू आर रिएक्टेंट्स। Yes, ma'am. क्यों डी हटा करके मैंने सी ऑप्शन को चूज किया, तुम्हें समझ में आया? यस मैम Yes, ma'am. स्टोइकियोमेट्री बताओ कैसा सॉल्व करते थे, याद करो, मैंने उसमें भी स्टेप वाइज दिखाया था। तो पहले स्टेप में क्या लिखते थे, बैलेंस रिएक्शन। सो व्हाट विल बी द बैलेंस रिएक्शन ऑफ H2SO4 एंड NaOH? Do you know neutralization reaction? It will form Na2SO4 and water. Can you understand this much? यस Yes, ठीक है। ma'am. तो मैंने पहले बोला था हमेशा जब भी स्टोइकियोमेट्री की क्वेश्चन आता है तो तुम्हें एक बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, तो लिख ली ना बैलेंस रिएक्शन। यस मैम फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, जो भी क्वांटिटी दी होती थी उसको मोल्स में कन्वर्ट करते थे या नहीं? यस Yes, तो ma'am. यहाँ पर क्या मोल्स दिए नहीं दिए हैं, हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? Molarity into volume. इनटू वॉल्यूम यस, हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, वेरी गुड, तो तुम इसमें से आ गए। बट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम में वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, Liter. लीटर्स, बट यहाँ पे तो ml में है, तो कैन आई राइट मिलीमोल्स? यस Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो यहाँ H2SO4 के कितने मिलीमोल्स हैं, 20, और NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं देख लेना, इट विल बी हाउ मच, इसके भी 20 हैं और इसके भी 20 हैं, ठीक है। अब देख के बताओ, 20 और 20 दिए हुए हैं, ये इनिशियली 0 है। हु विल एक्ट एज द लिमिटिंग रिएजेंट, हु विल एक्ट एज द लिमिटिंग रिएजेंट? And sodium hydroxide. यस, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2 क्वांटिटीज गिवन, देखो तुम याद करो स्टोइकियोमेट्री में भी मैंने तुम्हें बताया था 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो यूनिटरी मेथड वाली, एक लिमिटिंग रिएजेंट वाली। उसमें भी ये कौन सी कैटेगरी में हुआ, एक से ज्यादा क्वांटिटी गिवन होती है तो लिमिटिंग रिएजेंट वाली होती है या नहीं? यस देखो ऐसे थिंकिंग, ऐसे सोचना है तुम्हें क्वेश्चन को। एंड देखो जितने भी तुम कह सकते हो ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी तुमसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे पूरा चैप्टर भी देखो, एक तो रिवाइज हो रहा है प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, जैसे तुम फॉर एग्जांपल आज घर में देखो, ये पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए, वरना हम मतलब मेहनत भी हम करेंगे 8-8 घंटे लेकिन आउटपुट नहीं निकलेगा, एंड देन यू विल लूज द इंटरेस्ट और यू विल फील डीमोटिवेटेड। तो इसलिए मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ने का सही तरीका बता रही हूँ, टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें तरीका बता रही हूँ जो तुम्हें शायद जब तुम सीखो तब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका हो। ठीक है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल चुका। तो पढ़ने का तरीका भी बहुत जरूरी है। तो पढ़ते कैसे हैं वो भी ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने तुमको हर बार ही बोला है ना कि लाइक यू हैव टू सॉल्व अराउंड 10 क्वेश्चंस पर डे, आई कीप ऑन टेलिंग यू ना। Yes, ma'am. तो मतलब मैंने तुम्हें ऐसे भी बोला है कि भाई चलो संडे को तुम छोड़ दो, छुट्टी मना लो, तो एक टारगेट रख लोगे अपने को, कम से कम 60 क्वेश्चंस पर वीक करना है, इतना तो हम कर सकते हैं ना। यस रोज का 10 Yes, रखें, संडे मन है किसी दिन 15 कर लो, होमवर्क कम लग रहा है, केमिस्ट्री में मजा आ रही है, 15 कर लो, 20 कर लो, मतलब टारगेट ये है कि 60 होने चाहिए एक वीक के अंदर। कैन यू गेट इट? अब ये क्लास वर्क हो सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब करने कैसे हैं, देखो कैसे करने हैं, मतलब हम सपोजिंग लेके बैठे आज 10 क्वेश्चंस करने बैठेंगे,
ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चंस करने के लिए बैठ गए। तो हमने क्या करना है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग ऐसा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन अरे ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन, ओहो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा। थर्ड क्वेश्चन, मतलब टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन रीड किया, सोचा उसको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 5 मिनट्स देने हैं। अगर तुम्हें लगता है 5 मिनट्स देने के बाद में भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुम दूसरे क्वेश्चन पे स्विप कर जाओ। उसके ऊपर आधा घंटा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं है। और डीमोटिवेशन नहीं करना है, क्योंकि अब हम लोग अब तुम खुद ही देख लो, जब तुम लोग 10th में कहीं पर भी ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे, अगर तुम फाउंडेशन बैच में नहीं थे तो तुम्हारी कितने घंटे की क्लास हुआ करती थी? टेल मी। 10th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ने तो कहीं ना कहीं जाते ही होगे ना, एक्स्ट्रा हेल्प ले ली होगी, ट्यूशंस लिए होंगे, कितने घंटे की क्लास हुआ करती थी? मैम 2 hours, 2 आवर्स की। वीक में कितने बार होती थी? 4 days. वीक में 4 डेज होती थी। और उसमें क्या क्या पढ़ाते थे? क्या क्या पढ़ाते थे उसमें? सिर्फ साइंस या सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ मैथ्स या सिर्फ साइंस एंड मैथ्स? क्या पढ़ाते थे 4 डेज में? Science and math. साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। तो अब देखो 4 2 जा 8 हो गया, 8 में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, तो मतलब उनके पास स्कोप था एक ही चीज को बार बार रिपीट कर सके और तुम्हें अच्छे से उसे रटा सके, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, अब हमारे वीक में कितनी क्लासेस होती हैं? कितनी क्लासेस होती हैं बताओ? 3 to 4. 3 to 4, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस भी कम हो गई, कंटेंट भी ज्यादा है, तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि तुम्हें बार बार वही चीज को, छोटी सी बुक को रिपीट कराया जाए और रिटेन कराया जाए। तो उसको रिटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, अपने आप से उसे 60 क्वेश्चंस पर वीक प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें तुम्हारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो जब हम करने बैठे तो हमने 10 क्वेश्चन का सेट उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी पहले की किताबें होती थी ना, तुमने देखा होगा उसमें पहले इजी क्वेश्चन होते थे, धीरे धीरे दे यूज्ड टू इंक्रीज द लेवल। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes. Yes, ma'am. But Yes, now, ma'am. now you are in class 11th, you have chosen yourself PCM, मतलब तुमने खुद फाइट करना चूज किया है, तो इसलिए वो लोग लिबर्टी नहीं दिखाएंगे, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल नहीं रखेंगे। वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूरे पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रखना है, बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑल्सो, जो इसमें कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेगा और जो मतलब वही लंबा रेस का घोड़ा रहेगा इस टाइप से, मतलब दैट पर्सन विल विन। सो उसके लिए तुम्हें अगर लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, थोड़ा और सोचा, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, सेकंड पे जाओ, सेकंड पे फिर ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर थर्ड पे जाओ, थर्ड बाई चांस हो गया, ठीक है, गुड है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं जब थर्ड हो जाएगा? Yes, बोलो, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. फिर डी किया, ये भी हो गया, फिर हमने अलग किया, फिर ये भी हो गया, ऐसे करते गए होते चले गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ऐसे करते गए। फिर क्या करना है, और एक क्वेश्चन करना है, आंसर देखना है, ऐसा नहीं करना है। ये होने के बाद अब आंसर्स देखो, ठीक है, अब आंसर्स देखो, फाइन, गो एंड सी दी आंसर्स। ना आंसर देखने के बाद हो सकता है कि तुम्हारे बाकी क्वेश्चन सही हो, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाए, ये क्वेश्चन गलत हो जाए, और ये क्वेश्चन कैसे हो गए, नॉट अटेम्प्टेड, मतलब आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यू डिड 3 बिकेम इनकरेक्ट एंड 2 you did not attempt। ऐसा पॉसिबिलिटी है? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अगर तुम पहली बार कोई क्वेश्चन करने बैठे हो, कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस करने बैठे हो और तुमसे 50% क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, मतलब इट इज अ गुड थिंग, ओके, इट इज गुड इनफ, क्योंकि आईआईटी में भी 60% आराम से लाओगे, एक रैंक मिल जाएगी। तो एम ही हमारा 60% है, अभी हमसे 50% हो रहा है, इट इज गुड इनफ। यू शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड, या ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, मुझे मैथ्स नहीं समझ में आ रही। अगर तुमसे 50% क्वेश्चन हो रहे हैं, 40 से 50% पहली बार में, तो इट्स गुड, इट इज अ गुड साइन। कैन यू फॉलो मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं डरना है कि पहला क्वेश्चन होना ही चाहिए, वो चीज भी दिमाग से निकाल दो, अब नहीं होता, पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में जो तुम्हारे 3 इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए, मतलब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, तभी तो तुमने रिस्क लिया उसको सॉल्व करने का। तो इनकरेक्ट क्यों हुआ होगा? एक ही रीजन होगा, तुमने सिली मिस्टेक की होगी। बोलो, इनकरेक्ट क्यों हुआ होगा? तुमने रिस्क लिया सॉल्व करने का, मतलब तुम्हें वो चीज आती है, कॉन्फिडेंट है तुम्हारे अंदर, लेकिन क्यों गलत हुआ होगा? जनरली सिली मिस्टेक्स होती है कि नहीं, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है?
Yes, ma'am. ठीक है, Yes. अपनी सिली मिस्टेक्स रेक्टिफाई करो, देखो क्या है। अब खुद देखो, सपोजिंग तुम एक सिली मिस्टेक करते हो, मतलब 2/100 करना होता है और उसको लिखना चाहिए 0.02, बट तुम 0.2 लिख के आ जाते हो बाय मिस सपोजिंग। ये एक छोटी सी मिस्टेक तुम बार बार कर रहे हो, तो ये कितने दिन करोगे? पहली बार करोगे, दूसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे। आफ्टर 1 वीक इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस रिपीटेड मिस्टेक एंड आफ्टर 1 वीक सपोजिंग देयर कम्स अ पॉइंट 8/100, उसको डेसिमल में लिखना है, तो तुम बताओ अभी भी मिस्टेक करोगे क्या? 6 दिन बाद भी कंटिन्यूअस मिस्टेक करने के बाद, डू यू थिंक ऑन द 7th or 8th डे विल यू कमिट द सेम मिस्टेक, और योर ब्रेन विल गिव यू अ सिग्नल, no no no, I we do a mistake, I should be careful. What do you think? Yes, ma'am. You will get a signal ना। तो इससे क्या होता है, इस मेथड से पढ़ाई करने से हमारी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो रेक्टिफाई होना स्टॉप हो जाती है ऐसे पढ़ने से। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन देख करोगे और फिर आंसर साइमल्टेनियसली देख लोगे तो तुम्हें दिखे, तुम्हें मिस्टेक तो तब भी दिखेगी, बट तुमको अरे ये छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि स्कूल में आदत पड़ जाती है छोटी छोटी गलतियां करने की, एंड यू विल कीप ऑन कमिटिंग। बट व्हेन यू विल गिव योरसेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10 every day and you will see your scores are not satisfactory, so you will start avoiding your silly mistakes at least। अरे ये 2 क्वेश्चन बचा दिए तो कम से कम हमारे मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, ये चीजें दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी बनियागिरी करना स्टार्ट कर दोगे, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, अब ये ma'am. जो 2 क्वेश्चन तुम नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसका रीजन क्या था? क्योंकि हो सकता है वहां पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो वीक है और इसलिए तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगना चाहिए। ओके, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करना है। तुम्हारे दिमाग में ना एक बड़ी बेवकूफी वाली चीज होती है, अगर हम बोलते हैं रिविजन, तो तुम क्या कोशिश करते हो, पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ने की कोशिश करते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो। जो आता है वो तो आता ही है, उसके तो मार्क्स हमें आ ही जाते हैं, तभी तो हमने 5 क्वेश्चन सही कर लिए। जो आता है वो आता ही है, तो हम उसको बार बार क्यों मेहनत करें? जो नहीं आता है उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए ना। Yes, ma'am. तुम्हारे Yes, 5 मार्क्स तो फिक्स ही हैं, ठीक है, तो हमें 6 7 8 वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स ना। तो इम्प्रूव Yes. कब कर पाएंगे? जब हमारे मार्क्स, जब हमें वो चीजें भी समझ में आने लगेंगी जो हमें नहीं समझ आती थी, जो क्वेश्चन हमसे नहीं होते थे, जब वो भी होने लगेंगे तभी तो मार्क्स इम्प्रूव करेंगे। yes, Yes. ma'am. तो हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें हमें नहीं आती? जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो 2 क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे हैं उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो हमें पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुमने विजुअलाइज किया कि ये मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन ही मुझसे या तो इनकरेक्ट हो रहे हैं या फिर मेरे को छोड़ने पड़ रहे हैं। तो हम पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें हम क्या रिवाइज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। कैन यू गेट माई पॉइंट? Yes. Yes, तो ma'am. ऐसे ही अब क्या होता है जब हम ऐसे रिवाइज करते हैं ना, तुम फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक, तो कुछ चीजें होती है जिसमें तुम्हें बड़ा अच्छा मजा आता है, जिसमें तुम कॉन्फिडेंस होते हो, और तुम्हारा ब्रेन भी बड़ा सेल्फिश इंसान है, वो भी क्या करता है उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए कोशिश करता है जो ऑलरेडी स्ट्रांग होती है। जैसे ही वीक आती है ना, जिसमें हमारी कमजोरी होती है, जो हमें बहुत अच्छे से समझ नहीं आए होते, वहां जाते जाते या तो हमको नींद आने लगती है या तो हम फॉर्मेलिटी में पढ़ने लगते हैं। मतलब होता नहीं है ऐसा, पेजेस देखने लगता है कितना और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो चीजें हमें मजा आती है वो हम पढ़ते चले जाते हैं कि नहीं? हैरी पॉटर में मजा आती है तो हम पढ़ते चले जाते हैं, और पढ़ाई करने में मजा नहीं आती है तो देखो नींद आने लगती है कि नहीं आने लगती है। तो ऐसे ही हमारे जब हम चैप्टर को रिवाइज करते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं जिनमें हम आंख बंद करके भी मार्क्स ला सकते हैं, हम 50% ला रहे हैं, ब्रेन फिर से उनको अच्छे से रिवाइज करने को बोलेगा, और जैसे ही वो डिफिकल्ट एरियाज आएंगे हमारे, ब्रेन ऑटोमेटिकली शट डाउन होने लगेगा। बट सी योरसेल्फ एवरी टाइम, every day, if you pick up 2 weak concepts and pay attention, so you don't you think in a week तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे? जो क्वेश्चंस Yes. तुम पहले Yes, छोड़ के आ रहे थे उनमें से, मैं नहीं कहती हूँ, बट 10% तो तुम करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे उनमें से, Yes. yes, ma'am. तो इम्प्रूवमेंट आएगा ना। तो कम टाइम में अपने टाइम को एफिशिएंटली, जुडिशियसली यूज करने का ये एक तरीका है जो मुझे लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर वर्कआउट करता है। तो इसलिए आई टोल्ड यू हाउ टू स्टडी नाउ। डिड यू फॉलो हाउ टू स्टडी नाउ? Yes. Yes, ऐसे ma'am. तुम्हें मेहनत करनी है। आफ्टर 20 डेज मुझे बताना कि ये सच में तुम्हारे पास हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। जिनको जिनको हेल्पफुल नहीं होता वो तो स्पेशली पिन करेंगे, ठीक है?
समझ में आया? और जब क्वेश्चन में फंस जाओगे, अब जैसे जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, नॉट अटेम्प्टेड, उनके बारे में विजुअलाइज करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ जैसे मैंने बनाया था। उसके बाद जब तुम आइडेंटिफाई कर लो, अच्छा ये इस पर्टिकुलर सब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जा करके उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने में देखो कौन से फॉर्मूलाज गिवन हैं, उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की कोशिश करो। स्ट्रीमलाइन हो जाती है पढ़ाई या फिर पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे सॉल्व करने से। जैसे मेरे यहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो गए कि मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट लगाना है। कैन यू गेट इट? Yes. Yes. तो अब मुझे बताओ, आफ्टर द रिएक्शन कौन कितना बचा रह जाएगा? Ma'am, 1 mole anyway. क्या बचा रह जाएगा? 10 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 बचेगा। चेक करो। Yes, ma'am. तो Yes. देखो, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे दे दिया जाए एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? Acidic. Acidic. देखिए एसिड बच रहा है तो इट विल बी Acidic. सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी, नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो वो एसिडिक होगा। कैन यू गेट इट? Yes. ma'am. ओके, अब देखो ये एसिड कितना बच रहा है? 10 मिलीमोल्स। कितने वॉल्यूम में बच रहा है? तो क्या हम मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? क्या हम निकाल सकते हैं? 10 मिलीमोल्स बच रहा है और वॉल्यूम कितनी हो गई? वॉल्यूम कितनी है? 100 प्लस 100 नहीं बेटा, वॉल्यूम गेट्स एडेड व्हेन यू आर मिक्सिंग, वॉल्यूम गेट्स एडेड। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है, इट विल बिकम 200। कितना हुआ? 1/20. 0.05 हुआ। Yes. चेक करो। ठीक है, अब लेकिन उन्होंने तो पूछी है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? Molarity into n factor. Molarity. Factors. यस, एंड दिस इज व्हाट normality is equal to molarity into n factor. Yeah, what is the n factor of this? 1, 2. 2. Because it is an acid, and for an acid it is equal to basicity. So what will be the molarity? It will be 1/20 into 2, that is 1/10, or you can say 0.1 m. Did you get how to solve the question now, Yes. ma'am. everyone? Yes. ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें जैसे बताया जल्डास, ड्यूमास या फिर स्पेसिफिक हीट वाले क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं। तो एक क्वेश्चन तुमने जो मुझे भेजा है वो उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं करेंगे। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये शायद तुम्हारे पैकेज का ही क्वेश्चन है, सो चेक इट आउट। We'll solve this one also. It is 20 ml of XMHCl. Okay, is completely एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? Completely neutralized by Na and further 5 ml of, बेटा मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड जहां जहां आ जाएगा ना, वहां अभी क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि वो टाइट्रेशन से रिलेटेड है और वो तुमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें मिथाइल ऑरेंज आ गया है, और ये भी नहीं करना है अभी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ M, तो ये अभी दोनों नहीं करने हैं। ओके, इनका एक और इजी मेथड है, वो हम लोग रीडॉक्स में पढ़ेंगे। ओके, बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो एक और है, ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, चलो ये ट्राई करो। ये है 10 ml ऑफ 1 ml सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन। ये वैसे अभी तुम्हें करना नहीं चाहिए क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फॉर्म्स अ मोनोलेयर covering 0.24 centimeter square. Okay, if polar head is cube, find the edge length.
this monolayer. What's this? चलो इसको ट्राई कर सकते हो टू सम एक्सटेंट. सो सी हाउ विल यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अभी तो मुझे नहीं लगता कोई भी कर पाएगा. तो यहाँ पर देखो मिलीमोल्स ऑफ सरफेक्टेंट की बात करी जाए तो हम निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं कि नहीं. into 10 Yes, ma'am. it will become Yes. how much, 10 raised to the power minus 2 millimoles. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब देखो इन्होंने क्या दिया है हमें कि ये जो इतने पार्टिकल्स हैं, मतलब एक कुछ है, एक कवरिंग है, तो उसमें ये इतने पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे इसको ढक लेते हैं. ठीक है, ढक लेते हैं, ऐसे कवर कर लेते हैं. कैन यू गेट इट? व्हाट डज द क्वेश्चन से? Yes, ma'am. Okay, it is covering, fine, and it is covering making only one layer. ठीक है, इसके फर्दर लेयर नहीं बन रही है. तो अब ये इतने मिलीमोल पार्टिकल्स जो हैं वो इनको कवर कर लेते हैं. ठीक है. अब जो मोनोलेयर कवरिंग दिस फॉर्म्स अ मोनोलेयर कवरिंग दिस मच. ठीक है, वैसे ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं होना, स्क्वायर होना, क्यूब होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम में कवर कर रहा है. ठीक है. तो ये can you tell me the number of particles? How many particles will be there? 1 mole means 6 into 10 raised to the power minus 20. तो moles को particles में convert करो तो कितने हो जाएंगे? Can I say like this? Can I say like this? Yes, ma'am. Yes. So now see 6 into 10 raised to the power 18 particles का जो वॉल्यूम है वो है 0.24 cc. एक पार्टिकल का कितना वॉल्यूम होगा वो निकाल सकते हो? Can you calculate it? Yes, ma'am. It will be how much? ये होगा, चेक करो. चलो स्क्वायर. Yes. ठीक है, तो ये चेक करो, अब खुद से चेक करो. अब उन्होंने दे दिया है हमें कि एक पार्टिकल का ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एक पार्टिकल का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो ये एक क्यूब की तरह है, तो कितना एरिया कवर करेंगे? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? क्यूब का जो एरिया, जो पार्टिकल को हम रखेंगे तो वो नीचे एक स्क्वायर के बराबर एरिया पकड़ेगा कि नहीं? एक शुगर क्रिस्टल को रखोगे किसी चीज के ऊपर कवर करने के लिए, तो शुगर क्रिस्टल इज क्यूबिकल इन शेप, तो वो उसका एक मतलब 2 डायमेंशन कवर करेगा ना. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. तो व्हाट इज द एरिया व्हिच यू आर कवरिंग, which is covered by these many particles? It is how much? 1 पार्टिकल का एरिया. हाँ, तो अब देखो 1 पार्टिकल का एरिया इतना आ गया, तो एज लेंथ कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर होगा कि नहीं फॉर 1 पार्टिकल का एरिया? ओके. एंड a stands for साइड एज लेंथ, जिसको ये लोग बोल रहे हैं एज लेंथ. उसका साइड का लेंथ कितना है? तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 into 10 raised to the power minus 20 minus 10. ठीक है, और -10 सेंटीमीटर्स में होगी, तो इसको पिकोमीटर्स या नैनोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना. आई थिंक मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली नहीं समझाया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. नाउ लिसन टू इट. शैल आई? Yes. नाउ सी, Yes, हमने ma'am. मिलीमोल्स ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए जो कि उस सरफेस को कवर कर रहे हैं. इतना समझ में आया? Yes. अब कैन यू टेल मी, अगर तुम्हारे पास मोल्स हैं तो कितने पार्टिकल्स मिल करके उस एरिया को कवर कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो क्या? Yes, ma'am. तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए. ठीक है. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमने निकाल लिए तो फिर हमें पता है कि टोटल एरिया जो हम कवर कर रहे हैं वो इतना कवर कर रहे हैं. तो स्क्वायर, एक क्यूब का एरिया कैसा होता है? स्क्वायर. एक क्यूब का एक फेस होता है, वो स्क्वायर होता है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो फेस होगा वो कवर कर रहा होगा ना. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. तो एक पार्टिकल कितना एरिया ले रहा है हमने निकाल लिया. फाइन, एक पार्टिकल इतना एरिया कवर करता है. सो चेक इट, व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द साइड?
एक पार्टिकल इतना एरिया कवर करता है तो a square will be the area of the side, Yes, ma'am. Yes. and that's what I have calculated, 4 into 10 raised to the power minus 10. तो a क्या हो जाएगा? 2 into 10 to power minus Yes. 10. ठीक है, बट जो मेरे को ऑप्शंस दिए गए हैं ना, वो ऑप्शंस जो हैं वो नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स और इन सब में दिए हुए हैं। तो तुम्हें आता है पिकोमीटर्स, नैनोमीटर्स आता है? Do you know these are No, ma'am. the distances which are used, which is used to measure very small distances? So there is 1 nanometer. 1 nanometer इसको हम लिखते हैं nm. nm का मतलब होता है 10 raised to the power minus 9 meters. Then there is picometer. पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब होता है 10 raised to the power minus 12 meters. ठीक है, ये दोनों कन्वर्जन्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो सी, कैन आई राइट दिस एज 2 पिकोमीटर्स? देखो लिख सकते हैं, यू नो ना 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर. Yes, ma'am. Yes. So 1 picometer will be equal to 10 raised to the power minus 10 centimeter or not? Yes. Yes. तो देखो इसको 2 पिकोमीटर लिख सकते हैं। Yes. Ma'am. तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है? किसका क्वेश्चन था, अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं। सो देयर इज अ कंपाउंड, द कंबशन ऑफ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि जितना सॉल्व करोगे तुम्हें खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड produces 8.45 milligram of CO2 and 3.46 milligram of water. ठीक है भाई, what is the mass percentage of carbon and hydrogen in the organic compound? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं अपने को 54.4 एंड 9.1. देन ऑप्शन बी इज 9.1 एंड 54.4. सी ऑप्शन दिया हुआ है 27.2 एंड 18.2 एंड डी ऑप्शन दिया गया है 18.2 एंड 27.2. तो देखो हमें हाइड्रोकार्बन नहीं पता कि क्या है, बट can I assume that the hydrocarbon is containing X atoms of C and Y atoms of H? Yes, ma'am. तो जब हम इसका कंबशन कराएंगे तो कितना CO2 मिलेगा? देखो मैंने बताया था ना, X moles of CO2 मिलता है और Y/2 moles of water मिलता है कि नहीं? Yes, ma'am. See, if I burn 1 mole of hydrocarbon, I will get X moles of CO2 and Y/2 moles of water or not? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. now see from the question, how many moles of CO2 I am getting? It is 8.45 upon 44 millimole, क्योंकि milligram है, Yes, ma'am. and this will be how much? 3.46 upon 18 millimole. Can you check it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये कितना मोल्स होगा? 4.24 upon, can I say 12x plus y, और ये देखो मिली मोल, इतना ही होगा। Yes, ma'am. Yes. तो अब देखो इसको सॉल्व कर करके क्या तुम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो? हम ऐसे लिख देंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन upon its coefficient, that is 1, is equal to moles of CO2 upon its coefficient, that is x. This will become my equation number 1. दो इक्वेशंस की जरूरत है ना। Similarly, I can write moles of hydrocarbon will be equal to moles of water divided by y/2. तो देखो दो इक्वेशंस आएंगी।
Yes, ma'am. तो अब हम क्या करेंगे, कैन यू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि तो 10th में सिखाया जाता है सॉल्व फॉर x एंड y। Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. अगर तुम्हें x y पता चल जाएगा, तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, 12x डिवाइडेड बाय 12x प्लस y इंटू 100। Yes, ma'am. एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, y अपॉन 12x प्लस y इंटू 100। कैन यू सॉल्व इट नाउ? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये काफी टिपिकल क्वेश्चंस पे तुम लोग चले गए हो, मतलब अच्छी बात है। बट बाकी लोग इतना डिमोटिवेट मत होना। मतलब हमारा जो टेस्ट आएगा ना, वो इससे कंपैरेटिवली सिंपल होगा, ठीक है। मैम टेस्ट मैम किस प्लेटफॉर्म से होगा? अ डे बिफोर दे विल टेल यू, ओके। ओके मैम। Okay, so shall we move ahead? Yes. All things done? मैम मेरा एक डाउट था। बोलो, सेंड करो। मैम सेंड कर दिया है। बेटा दोबारा कर दो, क्योंकि वो नीचे चले जाते हैं, एक सारे बैचेस के साइमल्टेनियसली आते रहते हैं ना। ओके मैम। हाँ, तो मैंने तुमसे पूछा तो था इस डाउट के लिए कि तुम बोल ही नहीं रहे थे कुछ। ओके, चलो ट्राई कर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसको मतलब मैं स्किप करना चाहती हूँ, बट पूछ रहे हो बार बार तो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि बाद में एक और चैप्टर है रीडॉक्स कर करके, उसमें इन क्वेश्चंस को एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। जब हम मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स आते हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आती है। सो देयर इज टू डिटरमाइन द SI2 का कितना कंटेंट है इन अ रॉक। ओके, सो अरे ये बहुत रिएक्शन बेस्ड है ये। अभी तुम्हें ये सब रिएक्शन सिलिकॉन की कराई नहीं है क्या, कैलिन वगैरह की, तो अभी तुम ये नहीं कर पाओगे। अभी के लिए स्किप करो। मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि कौन कौन सी रिएक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बताया था ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स, न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल सिंथेसिस रिएक्शन। डिडंट आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ रिएक्शन जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अभी उन्हीं पे ही रखना है। इसमें बहुत मुश्किल वाली रिएक्शंस हैं जो तुम्हें बहुत सारे लोगों को पता ही, मतलब तुम्हें भी नहीं पता होंगे। आई कैन बेट ऑन दैट। सो अभी ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके मैम। देन टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन दिया है, वो भी अभी तुमसे नहीं हो पाएगा। टाइट्रेशन को अभी स्किप कर दो, टाइट्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, टाइट्रेशन अभी तुम लोगों ने नहीं किया है तो वो नहीं हो पाएगा। फाइन, ये तो मैंने तुमको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ये वाला क्वेश्चन सबने ट्राई किया? मैंने तुमसे पूछा तो था ये किसने भेजा जिसका लास्ट में 137 है। आर यू कनेक्टेड? जिसके फोन नंबर में लास्ट में 137 आता है, तुमने Yes, डाउट ma'am. से। हाँ बेटा, तो मैंने तुमसे पूछा था नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वाला रिएक्शन वाला Ma'am, क्वेश्चन। वो गलती से मार्क हो गया। I have solved that question. Okay, that's what. Then I did not get any reply, so I moved ahead. I thought this question solve हो गया। देखो, I'm sorry, but I didn't see the question. Okay, fine. Then I told you कि ये जो तुम्हारा 11 Jan मॉर्निंग का क्वेश्चन है, ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि टाइट्रेशन से है। Okay, ma'am. ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं सब लोग। ये देखो लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये। सो सी 5 moles ऑफ AB2 weigh 125 into 10 raised to the power -3 kg। ठीक है, और एक दूसरा सॉल्ट है 10 moles ऑफ, एक सॉल्ट है A2B2
इनका जो वे है वो है 300 into 10 raised to the power -3 kg। तो अपने को ये बताना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ A एंड B, ऑफ A एंड B। बेटा बहुत इजी है, करो तुम लोग सब लोग सॉल्व, बहुत इजी है। तुम शायद क्लिक नहीं कर पाई कॉन्सेप्ट को। देखो, हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 5 विल बी इक्वल टू mass of the substance, will it be 125 grams or not? Check it out। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करोगी तो 125 आएगा या नहीं? कम ऑन बेटा बोलो, डाउट है Yes, तुम्हारा? ma'am. Everyone, will it be Yes. 125 grams Yes, or ma'am. 300 grams or not? So how do you find number of moles? Given mass in grams divided by molecular weight. Can I write like this? Yes, ma'am. Yes. So see, A plus 2B is giving us 25. This is equation number 1. कितने equations की जरूरत है solve करने के लिए? 2. 2. तो दूसरे वाले में लगा दो, 10 is equal to 300 upon 2A plus 2B. That means A plus B is equal to how much? 15. Can I write like this? Yes. This is equation number 2. Solve कर सकते हो? Yes, ma'am. B is equal to 10 हो जाएगा और A is equal to 5 हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये किसमें निकाला है अपन ने? ग्राम्स में निकाला है, और उन्होंने क्वेश्चन बोला है केजी में निकालना है। तो अब इसको कर लोगे? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। Yes, ma'am. ठीक है, इजी था। मैम बस तुम A देख का के मास कर गए। 5 into 10 to power -3 होगा। हाँ, क्योंकि वो केजी में Yes. मांग रहे हैं ना। रीड द क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली। Okay, ma'am. उसमें उन्होंने बोला है केजी में निकालो। और ये देखो 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी लगा। और मैंने तुम्हें शायद लास्ट जो मैंने वर्कशीट तुम्हें सेंड करी थी लास्ट क्लास में, मैंने 2019 के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन भी सेंड किए थे ना? Yes. Yes, ma'am. Were Yes, you able ma'am. to do them? Yes. तो सी योरसेल्फ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो सेटिस्फैक्टरी है ना हमारे जेई के लिए? भाई प्रूफ हमारे सामने है, हमने जेई के क्वेश्चंस कर लिए, भाई जेई तो सॉल्व करना है ना, तो हम कर पा रहे हैं ना क्वेश्चंस। Yes, ma'am. Yes, तो हमने ma'am. कुछ कम नहीं पढ़ा, हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, हमने जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम ज्यादा नहीं पढ़ देंगे। गूगल पढ़ा हुआ है, अपनी लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहना। आईआईटी की लाइब्रेरी ना डिजिटल है, लाइक आईआईटी की भी, फाइन। तो वहां पे तो इतना कंटेंट पढ़ा है पढ़ने के लिए, जब मर्जी आए पढ़ लेना। लेकिन इन 2 साल कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो एग्जाम में हमें आउटपुट ज्यादा दे। ओके, यू कैन नॉट मेक योर 25 hours into 48 hours। तो मैं ये नहीं कहूंगी ज्यादा पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि तुम्हारे मार्क्स, मतलब जो भी तुम पढ़ो, मतलब अगर तुमने 1 मिनट टाइम दिया है तो वो मार्क्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, 10 घंटे पढ़ो और मार्क्स ना ला पाओ तो उस पढ़ने को मैं in Indian system of studies it is not counted as work, isn't it? If you don't get an output, is it counted as work? तो तुम बहुत पढ़ के गए, रात भर पढ़ के गए और 0 लेके आए, तो घर वाले क्या बोलेंगे? पढ़ के गए थे कि नहीं पढ़ के गए थे? तो क्या होता है घर में रिएक्शन? What is the reaction at home if you get 0 marks? क्या बोलेंगे? नहीं बेटा बहुत मेहनत करके गए थे, कि क्या बोलेंगे बिल्कुल पढ़ के नहीं गए थे? बताओ। Scolding only. हाँ, है ना? तो हमें मतलब ऐसे पढ़ाई करनी है कि हमारे मार्क्स आने चाहिए। तो तुम्हें अब खुद लगा कि अगर हम जेई मेंस का क्वेश्चन देने जाते और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते तो हम मार्क्स लेके आते? मार्क्स सब लोग अचीव कर पाते कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड। सो देखो, अब तुम लोगों को यही करना है, रोज का 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है लाइक टेस्ट तक के लिए, और जो उसके डाउट्स आएंगे ऐसे ही तुम्हें बीच बीच में पूछते रहना है। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड। मैं तुम्हारे साथ शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना था आज से, Yes, ma'am. क्या मैं कर चुकी हूँ स्टार्ट? No, ma'am. अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं स्टार्ट हुआ है। Start to start.
नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तुम्हें पता ही है एटम्स हो गए थे डिस्कवर, तो उसके बाद में हमने उसको कैसे हैं एटम्स क्या है उसके अंदर, वो सब चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो पहले तो डाल्टन थ्योरी आई जो रॉन्ग डिस्कार्ड हो गई, तुम्हें पता ही है उसके रीजंस, आइसोटोप्स एंड ऑल डिस्कवर हुआ। तो फिर क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी आई। So we are going to discover subatomic particles की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी तो क्या हुआ था ना, you know who discovered electricity? किसने डिस्कवर करी थी, कम ऑन, इतना तो सबको पता होता है, किसने Faraday. डिस्कवर, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन। यस, तो उसने डिस्कवर करी थी इलेक्ट्रिसिटी। तो हम मतलब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमसन। तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे ही बैठ करके स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहे थे। तो उसके लिए वो क्या यूज कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, ये जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट एक तरीके का डिस्चार्ज ट्यूब ही है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है कि हम क्लोज्ड ग्लास सील्ड पैक ट्यूब लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर की, जैसे ट्यूबलाइट में तो क्या होता है, मरकरी के वेपर्स डाले जाते हैं ताकि हीट हो और हमें लाइट मिले। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, जितना भी एयर है कोशिश की जाती है उस एयर को पूरा सक आउट कर लिया जाए। तो इट इज नियर टू वैक्यूम। वैक्यूम तो हम नहीं क्रिएट कर सकते, बट इट इज नियर टू वैक्यूम बिकॉज सारा प्रेशर इसमें से निकाल लिया गया, सारी डिस्टर्बेंस गैस की जो है वो निकाल ली गई है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मच? Can you Yes. understand this much? So this is a discharge tube, एक glass sealed tube है जिसमें से सारी air को निकाल दिया गया है, जो कोशिश की गई है कि वो निकल जाए। देन क्या किया है, यहाँ पर हम दो मेटल की प्लेट्स लगाते हैं जिससे करंट पास होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो मेटल की प्लेट्स लगाई जाती है जिनसे करंट पास होता है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ओके, these metal plates are known as electrodes. तो अब क्या करते हैं, हम इसमें से बहुत बहुत हाई वोल्टेज को पास करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज, ठीक है, अराउंड यू कैन से 10,000 वोल्ट्स के आसपास जो है उसको पास किया जाता है। तो क्या होता है कि हमने ऑब्जर्व किया, यू नो नेगेटिव साइड टर्मिनल छोटा जो बनाते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है, यू नो दिस थिंग। Yes. ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब साइंटिस्ट थॉमसन, उसने ऑब्जर्व किया कि ऑपोजिट टू कैथोड यहाँ पर ना कुछ ग्लो ग्लो होने लगता है, मतलब अंधेरे कमरे में बैठ करके सेटअप कर रहे थे तो उसको ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ ग्लो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कैथोड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसके अंदर तो जैसे ट्यूबलाइट के अंदर तो भाई वो पड़ी हुई है, मरकरी के वेपर्स पड़े हुए हैं, तो तभी तुमने देखा होगा जब ट्यूबलाइट टूटती होगी तो बहुत जोर से आवाज आती है, Yes, ma'am. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर गैस पड़ी हुई है। ओके, इसलिए तो यहाँ पर तो मरकरी के वेपर्स होते हैं जो ग्लो करने लगते हैं, मतलब प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हो जाती है। तो इसकी वजह से वहां पर मतलब वो वहां पर मतलब ग्लो आता है तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर क्यों आया भाई, यहाँ पे तो इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला है, सब कुछ निकाल दिया, तो ग्लो किस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया, तो उसने इसको स्टडी करने की कोशिश करी। उसने क्या किया, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर करके स्क्रीन लगा दी, ऐसे स्क्रीन लगा दी। अब स्क्रीन लगाती तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्लो आना बंद हो गया। दैट मीन्स व्हाट, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे होते तो क्या होता, ग्लो ऐसे 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 कर करके चला जाता। पानी होता है ना, पानी डज नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सो उसको अगर ऐसी स्क्रीन्स लगी होती, गैस होती, तो वो आराम से फ्लो कर करके यहाँ पहुंच जाती। बट बिकॉज दिस इज नॉट रीचिंग हियर, ग्लो स्टॉप्ड, सो दैट मीन्स जो भी चीज रीजन है इन रेज का आने का, दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। और जब हमने ऐसे लगाया तो क्या हुआ, ग्लो आने लग गया यहाँ पर। सो व्हाट डज दिस मीन, डजंट इट मीन दैट दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन? डू यू एग्री विद Yes, दिस ma'am. और नॉट? Yes. ओके, सो यहाँ से उसने उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट किया। सो व्हाट इज दिस, एंड बिकॉज इसका ओरिजिन कहाँ था, वेयर इज दिस रेज ओरिजिनेटिंग, फ्रॉम द कैथोड। भाई यहाँ से ओरिजिनेट कर करके ऐसे जा रही होंगी, तभी तो ग्लो इस साइड आ रहा है, इसीलिए तो इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, कैथोड रेज। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसकी वजह से दे आर नोन एज कैथोड रेज। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो पहली चीज यही आती है
Why the name cathode rays is given? Because they originate from where? Cathode. Yes. So they originate from cathode. Okay. Then second thing comes is they travel in straight line. They travel in a straight line. In a straight line. फिर क्या किया गया? अब जैसे लाइट होती है और फैन पे पड़ रही होती है, तो क्या फैन अपने आप मूव करने लगता है? फैन लाइट नहीं मूव करता, मतलब लाइट के पास मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। कोई चीज मूव करती है तो हम कौन सी एनर्जी को बोलते हैं उसमें? मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर लाइट के पास मैकेनिकल एनर्जी नहीं है तभी तो वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक ना छोटा सा विंड मिल लगाया गया, और विंड मिल जो है ना वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो रोटेट करने का मतलब क्या हो गया कि these rays were having these rays, and why did we call it as rays? Because they travel in straight line. Can you get it? Light. ठीक Yes, है। ma'am. So these rays possess mechanical energy। और हमें कैसे पता चला they possess mechanical energy? क्योंकि जब हमने यहाँ पर एक फैन लगाया तो वो फैन जो है वो मूव करने लगा, मैकेनिकल एनर्जी। फिर हमने और एक्सपेरिमेंट करी क्योंकि क्यूरियोसिटी हो गई। तो क्या हुआ? फिर हमने क्या किया, एक वो लिया, एक मैग्नेट्स लिए कुछ, ठीक है। और मैग्नेट्स को क्या किया, यहाँ पर और यहाँ पे लगा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेट लगाने पर क्या हुआ कि हमें ग्लो इधर इधर भी मिलने लग गए, यहाँ पर और यहाँ पे, मतलब मैग्नेट के पास में भी मिलने लग गए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे सीधे जा रहे थे लेकिन सामने यहाँ पे कोई आइसक्रीम की शॉप आ गई तो तुम डिफ्लेक्ट हो रहे हो कि नहीं आइसक्रीम की शॉप से? या वीडियो गेम पार्लर्स आ गए, मतलब तुम्हारे, अब तुम्हारे को तो नहीं है बट हमारे टाइम वीडियो गेम पार्लर्स होते थे, तो कुछ ऐसा आ गया। तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं तुम्हें, अपने पाथ से डेविएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, ma'am. तो ऐसे ही क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया तो it was observed that they got deflected by, they get deflected by magnetic field, by magnetic field, ठीक है। अब फिर क्या किया गया, और क्यूरियोसिटी बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक बार इधर नेगेटिव चार्ज लगाया। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि नेगेटिव चार्ज की तरफ तो कोई ग्लो नहीं आ रहा था लेकिन पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत ग्लो आ रहा था। व्हाट डज दिस टेल यू? व्हाट डज दिस टेल यू? लाइक The दिस, particles are negatively charged. yes, so cathode ray is made up of, Electron. cathode ray is made up of negatively charged particles. It is made up of negatively charged particles. अभी तो पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। Okay, had it been positively charged particles, it would have deflected towards the negative side. Can you agree? Yes. ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया गया, इनका ना हमने कभी ना यहाँ पे जो भी गैसेस हैं या मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है, कभी गोल्ड रख दिया, कभी एल्यूमिनियम रख दिया, ऐसे कर करके चेंज करते गए। तो तब हमें दिखा कि कभी भी ग्लो का जो इंटेंसिटी है वो चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब वो फर्क ही नहीं पड़ता, आप गोल्ड लेते हो, आप सिल्वर लेते हो, आप एल्यूमिनियम लेते हो, किसी से फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हमेशा ग्लो सेम आ रहा है। सो दैट मीन्स कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, are independent of material of electrode and the gas inside the discharge tube, and the gas inside the discharge tube, ठीक है। तो इस पर कोई फर्क उनको पड़ा ही नहीं, फाइन, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसका क्या किया, मतलब कितने चार्ज लगाने पर सारा का सारा ग्लो इस साइड आ जाता है वो भी निकाल दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज चार्ज अपॉन मास रेशियो, और इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक चार्ज? किसी भी पार्टिकल के चार्ज अपॉन मास रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो ये जो कैथोड रेज थी ना, इनका स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू निकाला गया फॉर वेरियस इलेक्ट्रोड्स, एंड वी फाउंड दैट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाउ व्हाई इट इज कांस्टेंट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर ऑन। सो specific charge of cathode rays was constant. Specific
charge of cathode rays was constant irrespective of इलेक्ट्रोड का मटेरियल एंड गैस। इसको मैं E by M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। E रिप्रेजेंट द चार्ज एंड M रिप्रेजेंट दी मास। तो ये कांस्टेंट आ रहा था हर बारी। तो अब बताओ अगर E या M में से एक वैल्यू निकल आए तो हम दूसरी वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो हमें यही लगा कि अगर हम एक वैल्यू इनमें से निकाल लें तो हम दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस इसके ऊपर लोग प्रोसेस में लगे हुए थे एंड एक मिलिकन करके साइंटिस्ट आया, उसने इस चीज को कर लिया कैलकुलेट। फाइन, उसने हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम लोग अभी पढ़ते हैं, बट उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं दूसरी चीज। ठीक है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स या फिर अनदर पार्टिकल। अब देखो एक एटम है, उसके अंदर ये कैथोड रेस कैसे बन रही होंगी? ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बन रही हैं, तो उन्होंने उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। कैन वी गिव अ नेम? नेम तो देना ही पड़ेगा ना, नेम तो देना ही पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, बट एटम कैसा होता है? चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो ये समझ में आया भाई, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी तो होगा, तभी एक एटम न्यूट्रल बन रहा होगा। यस मैम। ठीक है, तो फिर इसी चीज के ऊपर फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली भी होना चाहिए, तभी तो एक जो एटम है वो न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल सा बन पा रहा है। फाइन, तो दे स्टार्टेड स्टार्टिंग अगेन विथ दीज थिंग्स। तो क्या था, इसी थॉमसन का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था गोल्डस्टीन। तो वो ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एक बार सेटअप सेट कर रहा था, कोशिश कर रहा था सेटअप को सेटअप करने की। तो उसको एक नया ऑब्जर्वेशन दिखा, और वो क्या ऑब्जर्वेशन दिखा, लेट अस गो विद दैट। सो गोल्ड मतलब डिस्कवरी ऑफ protons, and who discovered the protons? Goldstein. हाँ, Goldstein. yes, Goldstein. Okay, good. तो क्या था कि एक बारी ऐसे गोल्डस्टीन ना किसी अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रोड, ये सब सेटअप कर रहा था। तो मतलब हो सकता है कि बाकी लोगों को भी दिखा हो, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया, बट गोल्डस्टीन एकदम पीछे पड़ गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई कैथोड के ऑपोजिट साइड ग्लो आ रहा है। आई डू एग्री, क्योंकि कैथोड से आ रहा है, बट ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ वेरी फेंट ग्लो कमिंग हियर आल्सो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एनोड। तो ही गॉट क्यूरियस कि भाई ये क्यों हो रहा है। कैथोड के ऑपोजिट साइड आता है, समझ में आता है क्योंकि कैथोड जनरेट करता है, बट एनोड के ऑपोजिट साइड क्यों आ रहा है? एनोड के ऑपोजिट साइड क्यों आ रहा है भाई? उसमें बड़ी क्यूरियोसिटी मच गई। ठीक है, तो ही स्टार्टेड एनालाइजिंग। तो उसे थोड़ा और अच्छा करने के लिए क्या किया, उसने इसकी लोकेशन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। उसने यहाँ ना रख करके उसको थोड़ा मिडिल में ले आया। उसको लगा शायद उसकी शैडो पड़ रही है, मुझे लग रहा था इसने थोड़ा सा मिडिल में लाने की सोची कैथोड एनोड इस तरफ से। ठीक है, यहाँ पे रखी तो ग्लो क्या हुआ, थोड़ा और अच्छा आने लग गया, और क्यूरियस हो गया। उस नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, उसने परफोरेटेड कैथोड यूज किया। परफोरेटेड कैथोड समझ रहे हो, जैसे घर में छन्नी होती है जिसमें छेद होते हैं ना, समझ गए? Yes, ma'am. परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो जब परफोरेटेड कैथोड यूज किया तो क्या हुआ, जो ग्लो आ रहा था ना वो कैसा आना स्टार्ट हो गया, छेद छेद से निकलना। मतलब सोचो तुम्हारे डार्क रूम में बैठे हो, एक लाइट जला दी है और ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्लो जो निकलेगा, लाइट जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? विल इट कम इन द फॉर्म ऑफ यू नो दीज लेयर्स लाइक दिस एंड देन दिस, ऐसे निकलेगी कि नहीं? Yes. Yes, तो ma'am. मतलब यू नो व्हाट इज अ कैनाल? कैनाल Yes, ma'am. नालियां बनाते हैं जैसे, तो ये Yes. देखो ये छोटी छोटी नालियां टाइप की नहीं बन रही हैं। मतलब जैसे क्या होता है, रिवर से वाटर को जब हमें वहां लाना होता है, लाइक फील्ड्स पे लाना होता है, खेतों पे लाना होता है, तो वो लोग क्या कर देते हैं कि वो लोग छोटी छोटी यू नो चैनल्स बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कैनाल्स। Yes, ma'am. तो इसी तरीके से कैनाल टाइप से ऐसे फ्लो करना स्टार्ट किया। सो दीज रेज आर आल्सो कॉल्ड एज Canal rays. कैनाल रेज।
So what is the origin of these rays? Obviously anode hai, so that's why they were also called as anode. And why they are called as rays? Because they also travel in straight line. Can you get it? Yes, ma'am. Origin plus they also travel in straight line. फिर यहाँ पे भी फैन रख दिया गया तो इट ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग, मतलब इनके पास भी मैकेनिकल एनर्जी है, दे ऑल्सो हैव मैकेनिकल एनर्जी। फिर इनके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो ये डिफ्लेक्ट हो गए, सो दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सेम जैसे मतलब पहले जैसे था ना वैसे ही दे ऑल्सो गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देन हमने क्या किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सो हमें पता चला कि ये नेगेटिव साइड जा रहे थे, मतलब दीज आर मेड अप ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एंड द सेकेंड टर्निंग पॉइंट जो यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ वो ये ऑब्जर्व हुआ कि जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज किया, मतलब गोल्ड लगाया, सिल्वर लगाया, एल्यूमिनियम लगाया, कुछ भी लगाया, तो जो इंटेंसिटी होती थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है, जो हमें ग्लो मिलना चाहिए वो चेंज हो रहा था। हमने गैस का मतलब जो अंदर भरी हुई थी वो चेंज करी तो वो सब चेंज हो रहा था। सो दैट मीन्स you can say for anode rays depends on, they do depend on the material of electrode and the gas inside the discharge, ठीक है। कैथोड रे वाज इंडिपेंडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, बट एनोड पे फर्क पड़ता है इनसाइड द डिस्चार्ज। फाइन, अब क्यों फर्क पड़ता है इसका रीजन देखो, व्हाई एनोड रेज गेट इफेक्टेड व्हेयरएज कैथोड रेज आर नॉट इफेक्टेड। तो थोड़ा सा तो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th 10th में, Yes, थोड़ा ma'am. बहुत तो पता ही है ना। Yes. यू नो एन एटम इज मेड अप ऑफ 2 particular parts, one is non movable and one is movable। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो मूव करता है जिसको हम निकाल सकते हैं मूवेबल पार्ट, एंड द नॉन मूवेबल पार्ट, 2 पार्ट्स होते हैं। Yes. मूवेबल पार्ट में कौन आता है, किसको मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन Electron. गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। एंड नॉन मूवेबल में कौन आता है, न्यूक्लियस, Yes. जिसके अंदर प्रोटॉन्स और वो कर। तो न्यूट्रॉन। टेल मी योरसेल्फ, इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज होंगी वो किसकी बनी होंगी, Electrons. yes, it is just a stream of electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहे सोडियम के हो, चाहे पोटेशियम के हो, चाहे कैल्शियम के हो, चाहे आयरन के हो, सेम होंगे कि नहीं, Yes, ma'am. Yes, सेम ही ma'am. होते हैं। अगर नहीं सेम होते तो तुमने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े होंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस के बारे में बात करते, तो अगर सेम नहीं होते तो हम गेन और लॉस इजीली नहीं कर पाते ना। देखो जैसे ब्लड ग्रुप होता है, तो सेम ब्लड ग्रुप होता है तो उसका ट्रांसफ्यूजन इजी होता है, बट अगर डिफरेंट होता है तो नहीं करते हैं ना, Yes. ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हर एक एलिमेंट के सेम नहीं होते तो क्या लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो पाता, No. No, ma'am. No, ma'am. पाता ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको, भाई मैं तुम क्या, तुम नहीं हो मेरे लायक, तो नहीं हो पाता। तो कैथोड रेज जो होती हैं दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स चाहे किसी भी मटेरियल के लो दे आर ऑलवेज सेम। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम। सो दैट इज द रीजन जो उनका स्पेसिफिक चार्ज रेशियो था वो कांस्टेंट आ रहा था, क्योंकि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। समझ में आया क्यों इंडिपेंडेंट था, Yes. ठीक है। Yes, बट ma'am. जो एनोड रेज बनेंगी वो किसकी बनेंगी, एनोड रेज किसकी बनेगी, न्यूक्लियस की बनेगी कि नहीं बनेगी, Yes. इट Yes, इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। तो हर एक न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा और मास होगा वो डिफरेंट होगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम ले लिया, तो इसका E/m लिखेंगे तो उसका चार्ज कितना होता है, 11 प्रोटॉन्स के बराबर चार्ज होगा, इतना तो तुमने पढ़ा है ना। व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11 is the atomic number, it will contain 11 protons, Yes. Yes, ma'am. and 23 is the mass number, so it will contain 23, like this or not. Yes. Yes, This is ma'am. the charge rate, E/m ratio of sodium. Supposing I take potassium, so now 19 will be the charge and 39 will be the mass, different values hain, Yes, ma'am. so that is why
एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट का चार्ज क्या है और मास क्या है। बट कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट। रीजन समझ में आ रहा है? Yes. ये सबसे Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। बाकी तो तुमने डिस्कवरी वगैरह खुद से ही पढ़ी है, उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को था नहीं, बट ये एक पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर था। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो नाउ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी नया टॉपिक स्टार्ट किया तो इट विल टेक टाइम एंड ठीक है, सेकंड क्लास भी है तुम्हारी, तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ होमवर्क राइट नाउ।